नमस्कार दोस्तों, एनसीआर खबर के आज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। पहले फेज का चुनाव कल से शुरू हो जाएगा, वोट कल सुबह से पड़ेंगे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब बस 5 दिन बचे हैं। ऐसे में पहले चरण के चुनाव में माहौल देखने के बाद अब तक क्या स्थिति लग रही है? क्या वाकई बीजेपी का जो नारा है अब तक 400 पार, वो पूरा हो जाएगा या फिर उसमें कहीं कोई परेशानी आने वाली है? हमारे साथ इन्हीं मुद्दों को आज हम चर्चा करेंगे आज के प्राइम टाइम। आज मेरे साथ विशेष पैनल है, सभी लोग पत्रकार हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है। मेरे साथ इंदर शर्मा जी हैं। मेरे साथ देवेंद्र शर्मा जी हैं। तीनों ही अपने अपने फील्ड के मजे हुए खिलाड़ी हैं, अपने अपने क्षेत्रों में पकड़ रखते हैं, इसके साथ ही राष्ट्रीय राजनीति पर विशेष नजर रखते हैं। सबसे पहले आज मैं शुरू करूंगा देवेंद्र शर्मा जी से। देवेंद्र शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है कि अभी की स्थिति क्या है? क्या वाकई बीजेपी 400 पार जा रही है या फिर कहीं कोई कमी है? उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से क्या हाल है? देवेंद्र जी, आपकी आवाज कुछ कट रही है। किसी दूसरे पैनलिस्ट से जी बात जी। तब तक इसको राजेश जी, मैं इसी सवाल को आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो 400 पार का नारा है, ये भाजपा पार कर पा रही है या क्या लग रहा है पहले फेज के बाद आपको? देखिए, पहला फेज कल सुबह से मतदान जी। होगा और विभिन्न राज्यों की शायद 102 जी सीटें 102 सीटों के लिए मतदान होगा। और दरअसल 2 चरणों के मतदान के हाँ बाद हाँ। भाजपा की रणनीतियां बदलेंगी, ये भी हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये मतदान 2 चरणों के मतदान की जो इनपुट्स आएंगे, उनको लेकर बीजेपी अगले चरणों के चुनाव की रणनीति मतदान के लिए बदल सकती है। कुछ प्रत्याशियों का चयन भी इसी पर निर्भर करेगा, इन 2 चरणों में मतदान कैसा रहता है। लेकिन जहां तक 400 पार का नारा है, ये राजनीतिक दलों का नारा है। राजनीतिक राजनीतिक व्यक्ति कभी आखिरी वोट खुलने तक, हजारों का फासला हो चुका हो, आखिरी वोट खुलने तक वो अपनी हार स्वीकार नहीं करते। भाजपा निश्चित तौर पर देश में सबसे बड़ी पार्टी है, देश में क्या, अब तो वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सत्तारूढ़ है, उसकी 2/3 राज्यों में सरकारें हैं या वो सरकारों में शामिल है, तो निश्चित तौर पर उससे सबसे ज्यादा सीटें तो मिलनी ही है। और विपक्ष जो है उसके सामने बहुत बौना दिखाई देता है। जहां तक 400 पार का है, ये एक नारा है, ये इसे साकार होने के लिए हमें अभी लगभग 43 दिन का इंतजार करना होगा कि ये नारा वास्तव में साकार हो पाता है या एनडीए गठबंधन जो है वो 400 के नीचे रहता है या ऊपर चला जाता है। अभी इसे केवल नारे के रूप में मैं देख रहा हूं। देवेंद्र जी, आपकी आवाज सही हो गई है? जी, मैं प्रयास किया है ठीक होने का। हाँ, सवाल आवाज इको हो रही है लेकिन अब आपकी। क्या आपने उसके कैमरे के उस पर ले लिया क्या? आवाज अभी सही नहीं, नहीं आ वैसे रही है। ठीक है, इको हो रही है हल्की सी। ठीक है। ये तो अब आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ये जो 400 पार का नारा है,
कल गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद ये दावा किया गया तो कि पहले तो वो 180 सीटें दे रहे थे भाजपा को, अब कह रहे हैं 150 ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखिए आंसू सर, ये तो एक राजनीतिक स्ट्रेटजी होती है कि जब तक परिणाम ना आ जाए तो कमजोर से कमजोर प्रत्याशी भी अपनी हार स्वीकार जी। नहीं करता है। जहां तक भाजपा के 400 पार के नारे की बात है, इसे दो तरीके से हमें देखना है कि मोदी के नेतृत्व में 400 पार का नारा देकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसे एक तरह से हम मनोवैज्ञानिक लड़ाई कह सकते हैं। और इस मनोवैज्ञानिक 400 का नारा देकर के विपक्षी दलों के दिमाग में जो एक रणनीतिक बढ़त है, उसको तो आप फिक्स मानिए कि मोदी ने रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है, क्योंकि विपक्ष अपनी रणनीति को इतना ज्यादा मतलब आकलन नहीं कर रहा है जितना भारतीय जनता पार्टी के 400 प्लस के नारे को लेकर के आकलन कर रहा है। क्योंकि आप देखिए किसी भी विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बड़े नेता का जब भी हम बात करेंगे तो वह अपनी बात के साथ 400 पार को लेकर करते हैं। यानी कि एक तरह से विपक्षी गठबंधन अपनी जीत को लेकर के कम स्ट्रेटेजी बना रहा है, बना तो वह दिखाई दे रहा है, ज्यादा दिखाई दे रहा है कि किस तरह से 400 पार से नीचे रुक। हालांकि 400 पार आएंगे या नहीं आएंगे बड़ा टारगेट है, ये चुनाव परिणाम ठीक है, बताएगा। मैं यही रोकता हूँ आपको, मैं यही रोकता हूँ देवेंद्र भाई। मैं इंद्रेश जी को ले लेता हूँ। इंद्रेश जी, आपको क्या लग रहा है, 400 पार आ जाएगा या 400 पार में ये एक नारा जो है गले में पड़ गया है बीजेपी? नमस्कार आशु जी, पहले आपके दर्शकों को बड़ा अभिवादन। और मैं देवेंद्र जी से बड़ा सहमत हूँ इस बात को लेकर कि जो 400 का ये नारा दे रहे हैं, ये एक स्ट्रेटजी है विपक्ष को, साइकोलॉजी उनको कमजोर करने की। क्योंकि हम देख रहे हैं धरातल पे यहाँ गाजियाबाद में बड़े बड़े नेता अभिनेता की कगार लगी हुई है। कल जो है कंगना रनौत भी आने वाली हैं, मुख्यमंत्री का भी दौरा 2 बार हो चुका है, आज भी गाजियाबाद में जो मुख्यमंत्री पिलखुआ में थे। तो जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि ये जो 60-84 गांव है, जो ठाकुरों राजपूतों का जो गांव है, इसको लेकर एक महाधिवेशन 17 अप्रैल को कल रखा गया था, जिसके लिए एकदम तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभालते हुए 18 तारीख को आज ये चुनावी सभा रैली की है। पर देखा यह गया है कि क्या महाधिवेशन में जो है बहुत ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली। लोग भी बताते हैं, हमने भी देखा कि लगभग 2000 के लोग आसपास वहां पे भीड़ थी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अब जो क्षत्रिय से नाराज है, क्योंकि राजनाथ सिंह भी बीते दिनों यहाँ आए थे, वो क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो इसका कोई बहुत बड़ा असर दिखाई नहीं दे रहा है। पर हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ कि 400 का ये नारा जो है, इनका एक साइकोलॉजिकल नारा है जो विपक्ष को पूर्ण तरीके से धरातल में के दिमाग से जो ये कमजोर साबित कर देता है कि ये 400 का नारा, तो मुझे लगता नहीं कि 400 की सीटें यहाँ आने वाली हैं। पर मुझे इतना अनुमान लगता है कि 302 लोकसभा सीट की 2019 में इन्होंने, ठीक है, अभी हम उस पर बात करेंगे, सीटों पे कुछ बढ़ा तो मुझे क्रम वाइज बाद में बात करेंगे। पहले ये बात करते हैं जी जी कि मेरा प्रश्न ये है कि ये जो 400 पार का नारा है, आपने कहा कि विपक्ष को दिखाने के लिए है, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भाजपा के गले में पड़ गया है? हाँ, बखूबी आप सही कह रहे हैं कि ये गले ही पड़ जाएगा। पर जिस प्रकार से आप देखते आ रहे हैं, हमने और आप सबने प्रधानमंत्री मोदी को 2019 में भी सुना कि 15 लाख रुपए जो लोगों के हितों की बात की गई थी, उसे जो है उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने, विपक्ष ने जो चुनावी जुमले का देकर जो है इसको टाल दिया। ठीक इसी प्रकार से जो है 2024 की जो 4 जून को जब इसके रिजल्ट आ रहे होंगे, परिणाम घोषित हो रहे होंगे, तो देखना है कि प्रवक्ता जो किस प्रकार से आकर इसको स्टैंड करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है। ठीक, मैं बैरागी जी आपसे ये प्रश्न करना चाह रहा हूँ, ठीक है, सेकंड फेज के बाद स्ट्रेटजी चेंज होगी, सारी बातें होंगी, लेकिन क्या वाकई बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया है, ये बीजेपी को खुद प्रेशर में ले आया है, उससे रणनीतिक भूल हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा ये नारा बहुत सोच समझ कर दिया गया है। और इस नारे का जो असर है वो हिंदी पट्टी जिसे हम कहते हैं, ये नॉर्दर्न इंडिया कह सकते हैं, इसमें इसका बड़ा असर रहेगा। और कुछ असर इसका साउथ में भी जाएगा। जो साउथ की पार्टियां हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि
स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, प्रमुख नेता, वो टपरी पर जाकर चाय पी रहे हाँ हैं, कि ये इस तरह से कभी करुणानिधि को नहीं देखा, हाँ हाँ तो बिल्कुल नहीं देखा गया था कि वो उन्हें उतरना पड़ गया है मैदान जी। में, कि ऐसा ना हो कि ये 400 की पूर्ति यहाँ से साउथ से ना हाँ। कर ले। तो नारा बीजेपी के नहीं है, ये नारा तो मैं विपक्ष के लिए है, ताकि आगे कि, और मुझे एक फिल्म का, हिंदी फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, जिसमें वो कोच कहता है चक दे इंडिया में कि हमें उनके दिमाग से खेलना। तो ये जो नारा जो है, ये दरअसल विपक्ष के दिमाग से खेल रहा है। और आशु जी, इसमें राजनीति में बड़ा, राजनीति में क्या, जो भी चतुराई वाले जितने हाँ। फील्ड हैं, जैसे कि वकील जो है, वो कोई वकील ऐसा नहीं है जो अपने मुवक्किल को ये कहे नहीं भाई तेरा मुकदमा कमजोर है, तू तो हारेगा। वो ये कहता है कि तुझे मैं जिता कर जी। भेजूं। और जब हार जाता है तो कहता है कि ये मजिस्ट्रेट ने या जज ने जो है बात नहीं मानी, नहीं तो मैं तुझे जिता देता, बात तो जज को ही माननी हाँ। थी, और तो कोई था ही नहीं ना जिसको नहीं, जिसको मनाना था। तो वकील नहीं हारता, नेता नहीं हारता। आप देखेंगे यदि ये 350 तक रुक जाते हैं या और कोई कमी बेसी रह जाती है, तो ठीकरा जो है वो राज्यों पर, साउथ पर, नॉर्थ पर कोई ना कोई बहाना बनाकर, इस तरह से हमने पहले भी देखा है, जिन राज्यों में हार हुई है इसी दौरान इसी 10 वर्षों में, उनमें भाजपा ने अपने ऊपर तो लिया नहीं कि हमारे कार्यक्रम खराब थे, हमारे नेताओं में वो अट्रैक्शन नहीं बचा है, जी। या हम जो हैं फेल हो रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने हमेशा जो है वो ठीकरा इस तरह से फोड़ दिया कि हम जो है वो फलानी जगह की जनता जो है वो गुमराह कर दी गई है। इसी तरह विपक्ष भी ये आरोप लगाता, राजनीति में इस तरह के नारों को लेकर कोई शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं ठीक की है गई। आप ये जी। देवेंद्र शर्मा जी, मेरी अभी कई लोगों से बात हो रही थी, तो जो विभिन्न लोग हैं, पत्रकारों में भी एक बहुत सारे जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं कई, उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में खास तौर पे जो नॉर्थ बेल्ट है, हिंदी बेल्ट जिसे कहते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां पर सब कुछ इतना भी आसान नहीं होने जा रहा, और कहीं ना कहीं ये इंडिया शाइनिंग वाला दौर वापस आ सकता है। तो इसमें जो बीजेपी है, एक मिनट प्रश्न सुन लीजिए, जो बीजेपी ये सोच रही है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर 80 ले आएंगे और बिहार में हम 40 ले आएंगे, यह स्थिति 2014 वाली रहने वाली है, जिसमें आपको 62 या आसपास की सीटें मिल रही थी। आपको क्या लग रहा है कि ये इंडिया शाइनिंग होने वाला है, या वापस यूपी में 80 और बिहार में 40? आंसू जी, सबसे पहले मैं एक बात, अवधि आधी रह गई थी, मैं पहले उसे पूरा करता हूँ, ठीक। फिर आपके सवालों के जवाब देता हूँ। देखिए, मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल को अगर हम देखें, तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि मोदी सरकार हमेशा जोखिमों से खेलती, चाहे वो आपका सीए को लेकर हो, 3 तलाक हो, राम मंदिर हो, 370 कश्मीर से हटाना हो, ये बहुत से ऐसे। तो 400 पार के नारे को भी हम वही जोड़कर देख सकते हैं। भाजपा को भी पता है कि 400 पार का नारा, विशेष रूप से नरेंद्र मोदी को पता है कि 400 पार का नारा बहुत इजी नहीं है, जबकि हिंदी पट्टी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। राजस्थान क्लीन स्वीप 19 में था, मैक्सिमम मध्य प्रदेश था, बिहार मैक्सिमम था, हिमाचल मैक्सिमम था, दिल्ली मैक्सिमम था, हरियाणा मैक्सिमम था। तो हिंदी पट्टी इनका फील्ड है, और यहाँ पर ये मैक्सिमम सीटें जीत चुके थे, तो फिर ये 400 पार जाएगा। लेकिन मैं फिर इसी बात को कहूंगा कि मोदी थोड़ा एक अलग हटके सोचते हैं, और उसके लिए उन्होंने साउथ को चुना हुआ है। पिछले लगभग 2 साल की अगर हम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की एक्टिविटी को देखें, तो ये एक्टिविटी
हमारी साउथ फोकस ज्यादा महसूस हो रही है। तो जो 400 पार का नारा करने जा रहे हैं उसके लिए इन्होंने नई प्रयोगशाला बनाया हुआ है। साउथ को कर्नाटक, तमिल और केरल में कितना अच्छा कर पाएंगे नहीं कह सकता, लेकिन इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल 400 पार आएंगे नहीं आएंगे ये तो वक्त बताएगा, परिणाम बताएगा, लेकिन ये लोग थोड़ा टफ खेल रहे हैं और टफ खेलने की नरेंद्र मोदी की आदत भी है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में पिछली बार 62-63 सीटें थी, अभी भी कई सीटों के ऊपर इंडी गठबंधन और एनडीए का सीधा सीधा मुकाबला है। लेकिन मायावती के द्वारा जिस तरह से टिकट वितरण किया है उत्तर प्रदेश में मुकाबला कई जगह इंडिया गठबंधन के लिए बहुत मुकाबले को फंसा दिया है मायावती के द्वारा, और कई सीटों पर एनडीए प्रत्याशी भी जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसकी वाली हमें जो पहला फेज की 8 सीटें हैं उनमें भी देखने को मिल रही है। जिन सीटों को भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान कह रहे थे, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संघर्ष करते हुए दिखाई दे। उसका परिणाम है मायावती के द्वारा जो जिस तरह से जातीय सामंजस्य को साथ टिकट वितरण किया। रही बात की 80 सीटें जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन ये सही ये बिल्कुल आज सत्य है कि यूपी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनकर जा रही है। मेरी अभी एक साथी से बात हो रही थी कल, लेकिन वो लोग सर्वे करते हैं, हालांकि रिपोर्ट सर्वे पेन है, उनसे मेरी बात हुई तो काफी अनुभवी है। और मैं इसलिए इस बात यहाँ उनका रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि 2019 और 2022 का विधानसभा चुनाव उनका बिल्कुल सटीक होगा। उन्होंने मुझे भाई 64 सीटें यूपी के अंदर बीजेपी जीत रही है ठीक ठाक। अब 80 के लिए 16 सीटें बचती हैं। 16 सीटों में नेट फाइट है, जिनमें से 16 की 16 भाजपा के हाथ से निकल सकती है, 16 में से 8 भाजपा जीत सकती है, 8 विपक्षी जीत सकते हैं, या फिर 12-4 हो सकती है, या 16 में मैक्सिमम पर बीजेपी। तो ये है कि सीटें करीब के मुकाबले में, इसलिए प्रेडिक्शन करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन यह सही है कि बड़ी पार्टी पिछले मुकाबले के लगभग आसपास बीजेपी रही। मैं अब इंद्रेश जी बोला हूँ। इंद्रेश जी, आपने एक बात कही थी कि जो ठाकुरों का वोट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो खास तौर पे पहले फेज में बड़ा तगड़ा विरोध हुआ है। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है इंद्रेश जी? हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जो बात कर रहे थे कि ठाकुरों का विरोध, अभी जो पंचायत हुई उसमें 2000 लोग आए, तो क्या आपको लग रहा है कि जो ठाकुरों का विरोध है वो बीजेपी को इतना नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहा पश्चिम में? हेलो इंद्रेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो। हाँ जी, अब आ रही। हेलो। हाँ, अब आ रही। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हेलो हाँ। आशु भाई। आशु भाई, मैं कह रहा था कि क्षत्रिय समाज का पहले तो ये देखा जा रहा था कि निसंदेह कि इस पे असर पड़ेगा, पर चूंकि जिस जिस प्रकार से राजनाथ सिंह ने भी कमान संभाली और आज मुख्यमंत्री ने आकर जो अपनी भाषण किया है, तो इससे लग रहा है कि जो है क्षत्रिय समाज जो है पूरा जो है हिंदू जो है भाजपा के साथ ही जाएगा। ऐसा नहीं देखने को मिला, क्योंकि जिस प्रकार की महाधिवेशन में भीड़ की कल्पना की जा रही थी वो कल्पना साबित होती नहीं दिखाई नहीं, दे रहा लेकिन जो था। पश्चिम में ठाकुरों का जो सम्मेलन हुए हैं बाकी, वहां तो भीड़ काफी उमड़ी है। एक जगह तो हाथ में गंगा जल लेके लोटे से जो है सबको शपथ दिलाई गई है। उसका कुछ तो फर्क पड़ेगा। देखिए, एक फर्क तो अब आप देखने को मिलेगा कि 4 जून को ही इसके परिणाम जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है। पर मेरा ऐसा अपना मानना है कि जो क्षत्रिय समाज भी है या हिंदू तत्व का आदमी है या और भी जो जैसे अभी मोदी ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, जिनकी बातें अभी देवेंद्र जी भी बता रहे थे, मैं उनसे समर्थन रखता हूँ इस बात का। तो निसंदेह जो है हर एक जो क्षत्रिय है, मुझे जो है हिंदू
भाजपा के साथ ठीक है। जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि मेरठ में भी हाँ, काफी भीड़ रही थी, पर जो मैं ये देखता हूँ, और मैं धौलाना में गया भी हूँ, कुछ मेरे वहाँ मित्रगण भी हैं जो ठाकुर हैं, जो क्षत्रिय समाज से भी आते हैं। मैं जब उनसे बातें करता हूँ तो पता चलता है कि धरातल पे चीजें जो है भाजपा के ठीक। समर्थन में ही है। मैं जी जी क्योंकि देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो मुझे भी दिखाई देता है, जो हिंदू और मुस्लिम वर्सेस मुझे ये चुनाव दिखाई देता है, उसमें जो है अंतिम में आकर जो है हर एक प्रत्येक क्षत्रिय हो, चाहे वो कोई भी समाज का हो, हिंदू, वो नरेंद्र मोदी के साथ जो ठीक। जाता दिखाई देता बैरागी जी, ये जो बात आ रही है कि इस चुनाव में लोग कह रहे हैं कि अभी जैसे इंद्रदेश जी भी कह रहे हैं कि भाई ठाकुरों का विरोध हो रहा है, ठीक है, मगर वो कोई बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा रहा। क्या पहले फेज के जो पूरा जो आपने अभी तक देखा है, जितना हम लोगों ने समझा है, क्या इसमें लोकल मुद्दे काम नहीं कर रहे हैं, या मोदी बनाम मुद्दे हो गया कि मोदी को दे दो, मुद्दे बाद में देखेंगे? अगर आप कल की क्षत्रिय समाज की महापंचायत, महाधिवेशन, जो भी उसका नाम रहा हो, जी उसके जो लोग आयोजक थे और जो वहाँ वो क्या कहते हैं, मसाल जला रहे थे, हम्म, उन लोगों में से एक नाम भी ऐसा नहीं है जो क्षत्रियों का कोई बड़ा नहीं। हम्म, ये सब वो लोग हैं जो अपनी पहचान बनाने को आतुर हैं, जी या जो पहचान से बाहर हो चुके हैं, वापस पहचान चाहते जी हैं। इनके साथ कोई भीड़ नहीं। हम्म, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं हाँ, हाँ, कि ये एक तरह से यूज्ड कारतूस, कि जो अपनी हाँ, बारूद खत्म हो चुकी है, हाँ, उसको ये स्टैंड करना चाहते हैं। स्टैंड कब करेंगे? चुनाव के समय। जी आप चुनाव के समय पर आएंगे और उस समय कहेंगे कि क्षत्रिय समाज का अपमान हो रहा है, जी ये जो है हमें पूछा नहीं गया, हमारी बहुत सारी मांगे हैं, फलाना है, और हम भाजपा की जगह कुएं में वोट डाल देंगे, और 400 पार का नारा दे रहे हैं, हम 400 फुट नीचे गाड़ देंगे। हाँ, ये सब चीजें हैं अपनी तरफ अटेंशन की, जी कि हमें कोई देखे, हाँ, हमें कोई मनाए, हाँ, हमें और भी उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता कि वो क्या क्या चाहते होंगे। हम्म, लेकिन ये वही नेता है। मैंने आज उसको ध्यान से देखा, जी मैं उस सभा में नहीं था, और जो अखबारों में खबर छपी है, और जो नेता हैं उनको मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूं। हम्म, उन सब लोगों के सामने पहचान का संकट है, और वो लोग वही, जैसे बरसात में कुछ खास किस्म के जीव जंतु निकल कर आते हैं, वो टर्राते हैं हम्म, और फिर वापस चले जाते हैं। उस वही चुनाव के वक्त पर ये लोग निकल कर आते हैं, इसलिए इनका कोई अपनी जाति विशेष में हम्म, कोई आधार नहीं है। ये अपनी अटेंशन के लिए हैं, और जैसे ही इन्हें कोई बड़ा नेता या कोई भी आदमी पर्सनली, वो जैसे जो राजनीति में चलता है, एक संपर्क अभियान होता है, संपर्क कर ले हम्म, और उनसे पूछ ले, तो पता चलेगा कि बहुत छोटी छोटी जरूरतें थी जिन्हें पूरा कराने के लिए वो ऐसी सभाएं कर रहे मैं थे। इसका कोई विशेष जी जी महत्व नहीं है। दरअसल मैंने आज, हम्म, मैं आपके जरा सी बात और आगे रखूंगा, हम्म, मैंने आज पूर्वांचल के ठाकुरों का हम्म, हाल जाना, जी वहां के लोगों से मैं मिला, जो लोग यहाँ पर हैं, उनके गांवों, उनके जनपदों के बारे में जाना। वहां बीजेपी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं। हम्म, जो क्षत्रिय समाज वहां का है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं। ये कंफ्यूजन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि अभी पिछले दिनों राकेश टिकैत के बयान पर आप ध्यान देंगे, जी उसने खुद कहा है कि हम बीजेपी का कोई विरोध नहीं करते। हम्म, जो इसी की कमाई खाते हैं, विरोध की, उसने ये कहा है कि हम कोई विरोध नहीं करेंगे, हम जो है, हमारे किसानों के मुद्दे हैं, हम किसानों पर लड़ाई करेंगे, ये राजनीति में हम कोई विरोध किसी का नहीं कर रहे। ये जो चीजें हैं, ये आप आप ये समझ सकते हैं, और टोटल राजनीतिक परिदृश्य में ये सामने आ रहा है कि विपक्ष बेहद कमजोर स्थिति में है, और ये, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा ही अशुभ है अच्छा कि विपक्ष को इतना कमजोर, इतना बेबस नहीं होना चाहिए।
आपने राकेश टिकैत का नाम लिया तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि 2014 से ही हर बार कोई एक जाति या ग्रुप खड़ा होता है। पहले ब्राह्मण समुदाय के कुछ नेता बहुत नाराज हुए, हाँ, उन्होंने जो है बहुत खिलाफत करी। विकास दुबे को लेकर भी लड़ा। हाँ, फिर गुर्जर समुदाय के नेता बहुत नाराज हो गए थे। उसके बाद जाटों ने झंडा उठा लिया था। तो ऐसा लग रहा है भाई अब की बार राजपूत भी कह रहे हैं कि भाई हम भी जो है इस बार शोर मचाएंगे। तो क्या ये कमोवेश वैसी स्थिति है कि वही अटेंशन, हाँ ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है ये। जी जी इनका हाँ किसी समाज के नाराज होने से कोई मतलब नहीं। जी जी ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक आवर होता है ना, लोकसभा में, विधानसभा में, ध्यान आकर्षण का वो, कि भाई हमारी बात भी, हमें भी देख लिया जाए, हम भी इसी सदन में बैठे हैं, हम भी हैं, हमें भी देख लिया जाए। बाकी और कोई उसका विशेष उद्देश्य नजर नहीं आता। नहीं, लेकिन इससे फायदा जो है, जो भाजपा में जो भी जाति के विरोध हो रहा होता है उसके नेताओं को खास तौर पे हो जाता है। जैसे जाटों ने बहुत विरोध किया तो जाटों को बड़ा प्रिविलेज दिया गया, यहाँ पर कई जगह संगठन में स्पेस दे दिया गया, कई जगह बातें करनी थी। तो ऐसे ही ठाकुर भी चाह रहे होंगे कि भाई टिकट ना मिले कम। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जायज है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अपना अटेंशन अपने लिए किसी समाज के द्वारा किया जाना चुनाव के वक्त पर, ये चुनावी जो पूरा चुनाव होता है जी उसके ये छोटे छोटे हिस्से हैं ओके। देवेंद्र कि किसी जी जाति विशेष का, किसी वर्ग विशेष का नाराज हो जाना, अपने अपनी तरफ आकर्षण पैदा करना कि हमें भी देखिए। इसके अलावा जो लोकल मुद्दे होते हैं, लोकल मुद्दे खत्म हो चुके हैं। मतलब इस देश में ये बड़ा है कि अब वो मुद्दे खत्म हो चुके हैं कि लोग सड़क नाली के लिए रोते रहते थे। 75 साल में पहली बार मैं देख रहा हूं कि सड़क, खड़ंजे, नाली, पेयजल की कोई बात नहीं है, महंगाई कोई विषय नहीं है। विपक्ष उठाता जरूर है लेकिन कोई बात उसकी सुन नहीं रहा है। विपक्ष जो है वो जितनी बात कह रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर है, कोई बात नहीं सुन रहा उसकी। मतलब इतना शून्यता मैं पहली बार देख रहा हूं। जब मुद्दों की शून्यता है, केवल एक है कि मोदी वर्सेस अदर्स, और अदर्स जो हैं उनका कोई वजूद दिखाई नहीं देता। नहीं, वो लड़ भी नहीं ये बड़ी रहे। मतलब पहला पूरा फेज निकल गया बिल्कुल। और उसके बाद राहुल हाँ, गांधी और जो है अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए पश्चिम में, गाजियाबाद में, जहां पर कोई वो रैली करते, और कोई कुछ करते। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे जी, तो उसमें दोनों के चेहरे पर हाँ, कोई आक्रामकता नहीं है। जो आक्रामक होते हैं नेता, जी, वो आक्रामकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने रामनवमी की शुभकामना दी, तो जो उनकी मजबूरी दर्शाता है। नहीं, एक और बात में बड़ा- हाँ, एक और बात इसमें आई जो मुझे पता लगी कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते ही वहां से निकलना उचित समझा, जबकि अखिलेश यादव ने फिर भी कुछ नेताओं से बातें की। तो इसका मतलब यह है कि वो पहले फेज को बड़ा लाइटली ले रहे हैं कि यहाँ हमारे लिए कुछ है नहीं। इंद्रेश जी कुछ कहना जी चाहते जी इंद्रेश जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ आशु भाई, कल किसी कारणवश जो है मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा तो नहीं पाया, पर मैंने उनकी बातें सुनी, मैंने देखा चेहरे के हाव भाव, जैसे आपने अभी भी कहा, वो सब देखा। और ये भी देखा कि एक तरह से एक एजेंडा सेट था। दोनों पार्टी के युवा नेता आए, वरिष्ठ नेता थे, इन्होंने किसी पत्रकार से बात करना उचित नहीं समझा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग मेरे अनुमान से मैंने जो सुना देखा, वहाँ 150 पत्रकार लगभग थे, और किसी भी एक पत्रकार से सवाल लेना उचित नहीं समझा। देश की जो एजेंसी है, समाचार एजेंसी ANI, केवल उसी को ही जयराम नरेश जी ने जो है सवाल के लिए आमंत्रित किया, और वही 1-2 सवाल, 3 सवाल के जो जवाब वो दी। क्योंकि गाजियाबाद आप आए थे और गाजियाबाद के पत्रकारों से ही अगर आप सवाल नहीं ले रहे, तो मुझे नहीं लगता कि आप सीरियस हैं उस जिले के लिए, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप बहुत सीरियस हैं। ठीक,
मैं देवेंद्र जी को ला रहा हूँ। देवेंद्र जी, ये जो बात चल रही है कि मोदी के सामने लोकल मुद्दे कहीं खो गए, लेकिन पश्चिम को जब मैं स्टडी कर रहा था तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मोदी ब्रांड के खिलाफ भी माहौल तो है। आपको लगा ऐसा कैराना में, नगीना में, बिजनौर में, मुरादाबाद में? जी, हम लोग बतौर पत्रकार इस पर इस चर्चा को बढ़ा रहे हैं और हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी होती है कि हम चर्चा की निष्पक्षता बनाए रखें। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर निष्पक्षता बनाई कहाँ जाए, जो विपक्ष की कोई आक्रामक, कोई हमलावर, कोई तेवर हमें हाँ, दिखाई नहीं देता। देखिए, अपने इस बात को मैं ये कहते स्टार्ट कर रहा हूँ कि फाइनली चुनाव होने से पहले आप ये बात तय मान लीजिए कि जो एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है वह नरेंद्र मोदी भाजपा को जिता चुके हैं। कितनी सीटें आएंगे डजेंट मैटर, अलग बात है। दूसरी बात, जो गाजियाबाद में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के द्वारा यह एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाई उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इतिश्री कर दी। आपको एक बात बता दूं, आपको याद भी होगा कि टिकट वितरण से पहले गाजियाबाद और गौतमबुद्ध लोकसभा सीटें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए अछूत थी। अछूत जान के कह रहा हूं, उसको समझिएगा। जब आरएलडी के साथ गठबंधन की चर्चा थी तो भी इन दो सीटों को लेकर के था कि किसी तरह इनको आरएलडी के मध्य चपेट दिया जाए। बात नहीं बनी, गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ। तो कांग्रेस के गठबंधन में समाजवादी पार्टी, जो कि इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर है उत्तर प्रदेश में, जिसके कंधों पर इंडिया गठबंधन का दारोमदार निर्भर करता है, उसके द्वारा दोनों सीटों को कांग्रेस को दिया। कांग्रेस ने दोनों सीटों लेने से मना किया। उसने कहा कि आप लड़िए, बाद में वो कि एक आप ले लीजिए, एक हम ले लीजिए। गौतम बुद्ध नगर समाजवादी के हिस्से मांग गया, गाजियाबाद कांग्रेस के हिस्से मांगे। तो उसकी स्थिति तो ये है। जहां तक आपने बात की कि फर्स्ट फेज में भारतीय जनता पार्टी के लिए किया, लेकिन फर्स्ट फेज में बिजनौर, सहारनपुर और केरल, उधर मुरादाबाद थोड़ी टफ दिखाई देती है। इनमें से मैं केरल, रामपुर को थोड़ा टफ, जिन पर भारतीय जनता पार्टी को शायद जीत न, और मिली तो बहुत कांटे के मुकाबले में जीत मिलेगी। केरला में इकरा हसन, जो कि नादिर की बहन है, तबस्सुम जो हसन है उनकी बेटी है, जो कि आरएलडी और बसपा के टिकट से चुनाव जीत गई है। वहां से ये परिवार केरला में राजनीतिक परिवार रहा है हमेशा। जब आपने देखे पीछे चुनाव हुए थे, जब नादिर जेल चले गए तो चुनाव की बागडोर इकरा हसन के हाथ में थी। तो इकरा ने अपने इस चीज की परफॉर्मेंस दी और इसी का उसे क्रेडिट भी मिला, उसने भाई को चुनाव जीता। केरला में एक बात और है, मैंने आज ही एक पोस्ट डाली थी, केरला में उत्तर भारत की उन सीटों में काउंट है जहां पर धर्म से ऊपर जाति चली जाती है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से ज्यादा जाति ध्रुवीकरण होता है, और इसका कई बार नेताओं को फायदा मिलता है और कई बार इसका नुकसान उठाना पड़ता है। केरला मुस्लिम लगभग 6 लाख मुस्लिम है और 17,59,000 के करीब मतदाता यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गुर्जर जाति दो धर्मों में बटी, मुस्लिम गुर्जर और दोनों समाजों की रीति रिवाज, परंपराएं और उनकी मान्यताएं लगभग एक जैसी है। बस कुछ मुस्लिम गुर्जरों ने एक टाइम पहले इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन दोनों के अंदर आपकी करीबी होती है। कई बार ऐसा चुनावी है इस तरह का इनका आचरण होता है, मत आचरण, कि ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बता देते हैं। इसका फायदा कम सिंह जी को होता था, जो केरला से एमएलए और लास्ट टाइम पर यहाँ से एमपी। वर्तमान में जहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं प्रदीप चौधरी, वो सहारनपुर की एक सीट लगती है यहाँ पर केरला के अंदर, वहां से है। इस बार अब की बात बहाली होने का और एक धार्मिक जाति ध्रुवीकरण इकरा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
यानी हिंदू इकरा के पक्ष में दिखाई देते हैं और मुस्लिम मत प्रभाव करते हैं। तो यह सीट है, ये सीट रामपुर की है। रामपुर सीट पर भी अब की बात भाजपा को लेकर के कुछ स्थिति कब रहेगी। ये रामपुर में तो वैसे ही 50% मुसलमान वोट है। जी जी कुछ, हालांकि मुरादाबाद पर अब की बात जो चर्चा है, जो आकलन आ रहा है निकल के, वो अब की बात भाजपा के पक्ष में हो सकता है। उसके पीछे कारण है एसटी हसन का नारा था समाजवादी पार्टी से। नहीं, लेकिन एसटी हसन ने 2 दिन पहले वो जो शांत बैठा था, उसने जो है 2-3 दिन पहले अपने आप को एक्टिव कर लिया, कुछ सेटलमेंट हुआ इनका। मैं भी रामपुर की अपेक्षा मैं देखता हूँ कि बेहतर कंडीशन में है बीजेपी यहाँ पर। अच्छा, इस जी जी एसटी हसन जरूर तैयार हो गए, मुस्लिम मतदाता अभी ठीक में नहीं दिख रहे। अब जो इसमें एक सीट बचती है जिसको हम सब ध्यान नहीं दे रहे, वो है पीलीभीत। पीलीभीत पर भी कल मतदान होना है और वो वरुण गांधी की सीट रही है। वरुण गांधी के टिकट को काटने से जतिन प्रसाद को कितनी कठिनाइयां आने वाली हैं और विपक्ष उसका कितना फायदा उठाने वाला है, क्योंकि जो मोदी जी की वहां पर वो हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, उसमें वरुण गांधी मौजूद नहीं रहे थे। इस पे क्या लग रहा है आपको? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पीलीभीत पर वरुण गांधी का एक अपना फॉलोइंग वोट बैंक है, इसमें नो डाउट है। वहां पर यहाँ पर दो चीज मायने रखती हैं। यदि टिकट कटने के बाद वरुण गांधी पार्टी से बगावत कर बैठते तो यहाँ के चुनाव परिणाम पर एक अलग प्रभाव पड़ता। वरुण गांधी की स्ट्रेटेजी को देखते हुए चूंकि अभी वो शांत है, तो लगता नहीं कि वो पार्टी से बगावत करने की स्थिति में। और अगर बगावत नहीं करते हैं तो उनके सामने विकल्प होता है कि वह अपनी जो मदर पार्टी है, जो जड़ रूट से जुड़ी पार्टी बीजेपी, उसी के साथ अभी चलने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, उनकी माता भी अभी बीजेपी के साथ जुड़ी है, तो इनडायरेक्ट वे में अभी भी उनके लिए फेवरेबल बात यही है। हाँ, ये बात ठीक है, अगर अंदर खाने वरुण गांधी कुछ खेल करते हैं तो वहां पर आपके इनको बीजेपी कैंडिडेट जो है आपका जतिन प्रसाद, उनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कोई इंडिकेशन वरुण गांधी की तरफ से नहीं है, क्योंकि अगर वो इस तरह कोई आचरण करते हैं तो उनकी माता जी की राजनीतिक स्थिति भी दिक्कत कर। तो मैं बैरागी के विरोध की बात हो रही थी। देखिए, मैं एक इस बात को मेरी ही भाजपा के कुछ लोगों से बात हो रही थी कि ये जो विरोध है, इस पर स्पष्ट स्थिति पता चलनी चाहिए। रूप से जमीनी रूप से जुड़ी हुई चीजें हमारे सामने आनी चाहिए। देखिए, बड़ी चौंकाने वाली चीजें तो भाजपा से जुड़े हैं। उन्होंने कहा भाई अभी भी 80 में से 10 सीटें ठाकुरों को उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जीती है। परसेंटेज देखिए और उनके हिसाब से नहीं आ। दूसरी बात, उन्होंने बताया कि भाई देखिए, गाजियाबाद का टिकट काट दिया गया वीके सिंह, तो टिकट काटकर वीके सिंह को कहाँ क्या तैयारी है, क्या स्थिति है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो सूचना मेरे पास है कि उनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल, मैं कहीं पढ़ा था, बधाई हो मुझे, मैं कंफर्म नहीं हूँ, इस तरह की सूचना खबर मैंने पढ़ी है। और दूसरी बात, टिकट कटने के बाद विद्रोह की स्थिति में नहीं है। और गौतम बुद्ध नगर अंदर जो ठाकुर समाज के विरोध की, तो सर ये तो नैसर्गिक बात है। किसी जाति का प्रत्याशी यदि किसी पार्टी से चुनाव लड़ेगा तो उस जाति हमें आकर्षित होते हैं, क्योंकि बहुत जाति के सभी मतदाता वैचारिक और विचारधारा के आधार पर पार्टी से नहीं जुड़ते। तो जो लोग वैचारिक और विचारधारा के आधार पर ठाकुर समाज और राजपूत समाज के लोग बीजेपी से नहीं जुड़ रहे हैं, तो वो जाकर के राजनाथ सोलंकी के पास खड़े हैं। ठीक है। अब बैरागी जी, इसमें जो ये तो हमने देख लिया पश्चिम का जो पूरा का पूरा है, मुसलमान वोटों को लेकर आपका गणित क्या कहता है? ये सापा के साथ जा रहा है या बसपा के साथ जा रहा है? मैक्सिमम तो सपा के साथ ही है। अच्छा। और ध्रुवीकरण भी इसी तरह से होगा कि, और ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रहा है चुनाव पूरी तरह से।
मुस्लिम मतदाता जो अब तक बिखर जाता था, इस बार वो लगभग एकजुट दिखाई देगा हमें चुनाव में। और कसम खाने के लिए कुछ लोग बीजेपी को भी वोट दे देते हैं, लेकिन इस बार हम देखेंगे कि पिछले 2 चुनावों के मुकाबले इस बार मुस्लिम मतदाता ज्यादा एकजुट होकर सपा के पक्ष में मतदान करेगा। ये अलग बात है कि कहीं पर बसपा का प्रत्याशी बहुत मजबूत है, ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह फाइट में है, तो उसके साथ भी जा सकता है, लेकिन उसका जो मतलब बहुमत की बात होती है कि बहुमत जो है वो सपा के साथ रहने की उम्मीद है, जैसे कि संकेत मिल रहा है। क्या देवेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, इस सवाल पर मैं कहना चाहूंगा, देखिए मुस्लिम मतदाताओं का 2024 में जो रुझान दिख रहा है वो 2 तरह का दिख रहा है। एक तो शहरी सीटों में, जिनमें पहले पेज की बात करूं यूपी में तो 8 सीटों का चुनाव गाजियाबाद और मुंगेर। दूसरा रुझान दिखाई दे रहा है हमारा आपकी बागपत, कैराना, बिजनौर, सहारनपुर, इस सीट पर। देखिए यहाँ पर मुस्लिम वोटर 3 तरह का वोटिंग बिहेवियर दिखाएगा जो मैं पढ़ पाया हूं अभी तक। पहला तो व्यापारी वर्ग है, वह यहाँ पर बीजेपी के साथ जा सकता है क्योंकि उसे पता है विकल्प के तौर पर विपक्ष में कोई दम नहीं है और हार तय है लगभग कई सीटों पर। तो सिर्फ विरोध के रूप में बीजेपी का विरोध करके अपना व्यापार को प्रभावित करना, ऐसे लोग अब बड़े चालाकी से काम लेते हैं। वो व्यापारी वर्ग के लोग, उन्हें पता है कि 5 साल हमें अपने काम इनसे निकालने, तो बेफिल्म में संबंध खराब करने नहीं है, तो बीजेपी को वोट जाएगी, सब चाहे थोड़ा जाए। दूसरा, मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी का अल्टरनेट तलाश सकता है। यदि कहीं पर समाजवादी पार्टी मजबूत है तो अश्योर वो अगर भाजपा का विरोधी है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा। और यदि कहीं पर समाजवादी पार्टी कमजोर है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो समाजवादी पार्टी के लिए नहीं जाता दिख रहा है कि वो हमेशा से समाजवादी पार्टी वोट कर, वो बसपा को भी वोट करेगा भाजपा के विरोध में। तो ये मैं देख पाया। ठीक है, आप मेरा बस इसको क्लोज करने के पॉइंट पे हैं। जी बोलिए इंद्रेश। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 2019 और 14 की भी हमने लोकसभा देखी है, तो जो मुस्लिम मतदाता है वो बसपा और सपा के साथ ही रहता है। अंदर खाने ये लोग बोलते जरूर हैं भाजपा के लिए कि हम वोट करेंगे, पर जो मैं अक्सर देखता हूँ डासना मसूरी की तरफ मैं भी देखता हूँ, जो अंदर खाने जो मुझे लगता है ये जो मतदाता है मुस्लिम वर्ग और जो इनकी महिला वर्ग है मुस्लिम, ये वोट जा सकती है मुस्लिम महिलाओं की। जैसे 2019 में भी अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला था, ये 2024 में भी मुस्लिम मतदाता जो है मुझे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। तो जो 3 तलाक का जो मुद्दा था उसमें जो समर्थन जो सरकार की ओर से मुस्लिम मतदाताओं को, महिलाओं बहनों को मिला है, इसकी वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को जाती दिखाई दे रही है। और चूंकि जैसे कि मैंने और आपने सबने सुना होगा कि जो इनका मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, उन्होंने राहुल गांधी ने शायद ये बात भी कही है कि हम आएंगे तो 3 तलाक वाला ये कानून जो है रद्द करेंगे। तो ये एक खिलाफत जा सकती है मुस्लिम महिला जो है भारतीय जनता पार्टी को चूज करने की। ठीक, ये मैं यहाँ सही करता हूँ कि मुस्लिम मतदाता को जो भाजपा के द्वारा पिछले 5-7 साल में एक वर्ग तैयार किया है, जो इस राशन को लाभार्थी वर्ग है, वो भी कुछ मतलब भाजपा के लिए मतदान करता हो। ठीक है, अब आखिरी सवाल, इसको क्लोज करते हैं। संख्या बढ़ी जी, मैं अब आखिरी सवाल पे आ गया। अब की बार कितनी सीटों पे सरकार आपके हिसाब से? 400 मिलेंगी, 350 मिलेंगी एनडीए को, कितनी मिलेंगी और यूपी में कितनी मिलेंगी? लास्ट फाइनल एक एक ये मैं शुरुआत कर दूं? नहीं सबको, सबसे लूंगा एक एक सबका आंकड़ा। जी जी देवेंद्र भाई। देखिए सर, मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पर 400 पार या 400 कम बड़ी चीज नहीं है। भाजपा ने नहीं, मैं सिर्फ टारगेट सेट आंकड़ा पूछ किया। रहा हूँ। आपके हिसाब से बीजेपी नेशनल उस पे एनडीए कहां पहुंच रहा है और यूपी में कितनी सीटें? बस एक आपका अनुमान। नेशनल सिनेरियो में बात करें तो मैं एनडीए को 350-380 के आसपास। ठीक, और यूपी में? यूपी में 64 सेफ है, 16 सीटें टफ है,
अगर उसको 50-50 बांट दे तो 72 में दे। इंद्रेश भाई आप। जी आशु भाई, जैसे कि हमने आज सुबह भी बात की थी इस बारे में, और मैं इसमें बताना चाहता हूं कि जो लोकसभा 2019 की जो सीटें थी एनडीए के साथ, ये 302 के आसपास थी, मेरे ख्याल से 302 ही थी। तो जो मैं देखता हूं इसमें बढ़त के तौर पर 300 से 350 बिलो, 350 बिलो, ठीक है। मैं अपने कई साथियों से भी ये बात बोल चुका हूं, 350 बिलो ही मुझे दिखाई देती है। और यूपी में? और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 62 2019 की लोकसभा सीट इन्होंने प्राप्त की थी। तो मैं जो ये देखता हूं कि 9 सीटों का परिवर्तन भी हुआ था बाद में, इनके पास 71 हो गए थे। तो मैं इनको एनडीए और के गठबंधन के साथ बीजेपी की जो देखता हूं, ये 68+1, यानी कि जो आज हम बात कर रहे थे 70+1 और माइनस, यानी कि 69 के आसपास में। ठीक। बैरागी जी, आपका अनुभव क्या कहता है अभी तक का इस पूरे जो अभी हम प्रारंभिक चरण में हैं? हम हर चरण के बाद ही बातें करेंगे, इसी डिबेट को रखेंगे कि आप क्या लग रहा है? दरअसल मुझे लगता है कि ये मतलब मेरा जो आकलन है, हालांकि आकलन किसी हाँ सर्वे पर आधारित जी। नहीं है, ये केवल हम अंदाजा या अनुमान लगा रहे हैं। और ये है अनुभव पर आधारित है, डाटाबेस नहीं इसे है। हाँ, अनुभव कह सकते हैं। ये दरअसल मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अनुमान है कि 60 सीटें मेरी नजर में ऐसी हैं जो आ सकती हैं और नहीं आ सकती। नेशनल लेवल पे? तो इसलिए मैं इसे 325 से 385 तक जाता हूँ। हाँ कि 325 भी हो सकता है, 385 भी हो सकता है। ओके। 60 सीटों का बिल्कुल मुझे 400 पार नहीं दिखाई दे रहा ठीक है। बड़ी सीधी सी बात है, 400 पार नहीं ठीक। दिखाई। यूपी में क्या लग रहा है आपको? और उत्तर उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि विपक्ष को 6 सीटें मिले। 74 सीटें आप दे रहे हैं एनडीए? जी है। ठीक। तो आज इस परिचर्चा को यहीं विराम देंगे। जो हमारा, जो सब लोगों का आज जो एक पूरा का पूरा चर्चा के बाद एक रस कहें इस बात को लेके कि अब की बार 400 पार तो नहीं है सरकार। हाँ, आप कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो मतलब, अगर मैं तीनों अपने पैनलिस्ट की बात मान लूं, तो सबसे जो टॉप में मैक्सिमम जो जा रहा है वो 385 जा रहा है, और नीचे जो आ रहा है वो 300 आ रहा है। तो इसको कहीं बीच में कर लें तो 350 या 360 के आसपास जो है एक आंकड़ा बन सकता है। और यूपी में जो सबका एक मिला जुला के आंकड़ा है वो ये है कि 70 तो बीजेपी या एनडीए अपना कर ही लेगा, लेकिन जो 10 सीटें हैं ये विपक्ष के खाते में जा सकती हैं। इसमें प्लस माइनस 4 इधर उधर हो सकती हैं। तो बीजेपी को क्या आगे की रणनीति बदलनी पड़ेगी, ये दूसरे फेज के बाद 26 तारीख के बाद तय होगा, जहां तक मुझे भी लगता है वाली बात, और राजेश बैरागी जी भी कह रहे थे। हाँ, चुनाव अभी भी मोदी बनाम मुद्दे हैं, और मुद्दे कहीं खो गए हैं, क्योंकि मोदी की ब्रांड वैल्यू के आगे लोगों को कहीं पर भी मुद्दे याद नहीं आ रहे हैं। और ये इस चुनाव का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि चुनाव हो रहा है और हमको बिल्कुल नहीं लग रहा। तो आज के इस परिचर्चा। हाँ अच्छा सर, एक बात, जी। अच्छा एक बात, विपक्ष के मुद्दे देखिए क्या है, महंगाई और बेरोजगारी। आप मैनिफेस्टो पढ़िए, सॉरी कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, महंगाई बेरोजगारी। एक बात है, क्या राहुल गांधी इंदिरा गांधी से भी बड़े मैनेजर हैं, उनसे बड़ी प्रशासक हो सकते हैं? महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया, हम हुआ क्या नहीं उनसे? नहीं, देवेंद्र जी, महंगाई, बेरोजगारी, देवेंद्र ये जी, कुछ मुद्दा वो नहीं है। देखिए, जो जो विपक्ष में है वो मुद्दे ऐसे ही उठाएगा जिससे जनता परेशान हो। राहुल गांधी को भी पता है कि वो, लिखिए हाँ, वो आप, नहीं आने वाले हैं। अब जनता उन मुद्दों मैं समस्या जरूर है, लेकिन फेट मैं यही गायब कह है। रहा हूं कि लोगों को मोदी ब्रांड के आगे मुद्दे गौण लग रहे हैं, और ये विपक्ष की भी परेशानी है और नेताओं की भी परेशानी है। लेकिन फिलहाल हमें चुनाव पर फोकस करना है, नेताओं की परेशानी नेता देखेंगे। आज के इस पूरे परिचर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले चरण के बाद
फिर हम बातें करेंगे कि क्या परिस्थिति रही। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिचर्चा को आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।